हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या फिर आपको जो है फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में जरूरी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ऐड कर रखे हैं, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको पेपर्स विद आंसर की डाउनलोड करनी है या ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूं। गूगल पर जाकर इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी। एक और देखो, इस वीडियो ये जो वेबसाइट है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, विजिट करके भी दिखा दूंगा आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब शुरू करते हैं पेपर को। देखो, पहले तो आपकी समस्याओं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई, जो दुविधाएं आपके साथ हो रही है इस सब्जेक्ट में। पहली सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि CBSE वाली किताब लगी हुई है, जो कि अब की बार पहली बार लगाई गई है। और पुराने जो पेपर्स हैं, क्योंकि एज पर बोर्ड रूल 70% के आसपास, वैसे कहते तो हैं ये लोग, देखो मैं आपको साफ स्पष्ट चीज़ें बताता हूँ। कहते हैं कि 30% जो पेपर है आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनता है, एज पर हरियाणा बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट। लेकिन एग्जैक्टली जो मैंने देखा है, लगभग 70% पेपर पिछले साल के पेपरों में से ही बन के आता है। और फिजिकल एजुकेशन में तो 90% के आसपास का डाटा था कुछ। लेकिन अब की बार पिछले साल का कोई पेपर काम नहीं आने वाला, जो कि सबसे बड़ी समस्या अब की बार हो चुकी है इस चीज़ में। अब मैं भी देखो, अब मेरे से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको चाहिए वो वगैरह। तो देखो, वीडियोस आएंगी, मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। मैं इंतजार कर रहा था मॉडल टेस्ट पेपर के आने का, ताकि मुझे आइडिया लगे कि ये कितना हार्ड पेपर देंगे या आसान पेपर देंगे। इस चीज़ का आइडिया हम इन्हीं पेपर से लगा सकते हैं। तो खुश हो जाओ थोड़ा सा, पेपर जो है आपका फाइनल पेपर जो होगा वो आसान आने वाला है, डरना नहीं है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आसान आएंगे जो कि आपने सुने होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी आसान आएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। और लगभग जो ये मान लो 30% जो पेपर आपका, वो आपका प्रीवियस ईयर में जो पढ़े हुए हैं किताबें विताबें, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनमें से ही मिल जाएगा आपको। तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ, ये भी मत सोचना जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि CBSE की जो किताब है 100% पेपर उससे बाहर नहीं मिलेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो। क्वेश्चन इससे बाहर के मिले हुए हैं सैंपल पेपर में ही, वो उसमें तो पूछो ही मत कि उसमें से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट हाँ, लगभग 90% कह सकते हो कि आपका जो पेपर है वो इस किताब से बनेगा जो इन्होंने बोला था। अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब में कुछ मिलेगा इन उसके रिगार्डिंग, मिलेगा लेकिन वो कुछ काम नहीं आएगा वो मिला हुआ। चलो शुरू करते हैं पेपर को। ये जरूरी चीज़ें थी जो मैंने शुरू में डिस्कस करी आपके साथ में, ताकि आपका थोड़ा डर कम हो जाए कि पेपर आसान आएगा कैसा रहेगा। और फिलहाल जो है इस वीडियो में मैं इस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, और साथ में कुछ चीज़ें जरूरी चीज़ें हैं, वीडियो को पूरी देखना, जरूरी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, MCQ कराऊंगा या बाकी चीज़ें कराऊंगा। एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो आपको आपके साथ शेयर करूंगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पेपर आएगा 3 घंटे का, मार्क्स होंगे 60। अब यहाँ पे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये मिलेंगे 6 मार्क्स के, एक नंबर के, जो आपको टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मार्क्स के, जिनमें 6 शुरुआती MCQ होंगे। उसके बाद एक नंबर के या सेंटेंस टाइप के जो आंसर होंगे 6। उसके बाद में जो 3 क्वेश्चन होंगे वो होंगे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। सारों को करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 34 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर कुल कितने मैच होंगे। इसके लिए आपको जो है, देखो मैं सारी चीज़ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना पेपर में। इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, काम आएगी वीडियो फाइनल एग्जाम में भी, इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम, 34 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे। इसके लिए आपको जो है ये टीम बदल सकते हैं, कुछ भी रैंडम इनकी मर्जी देते रहे, फर्क नहीं पड़ता। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है तो जितनी टीम है उसमें से एक घटा दो, उतने नंबर ऑफ मैचेज आपके होंगे। यानी कि 34 टीम है तो 33 मैच, 50 टीम है तो 49 मैच, ऐसे करके तुम आसानी से निकाल सकते हो। और हाँ, इसके साथ में ये जरूरी नहीं है, ये पूछ सकते हैं कि 34 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाएंगी, वो चीज़ भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए 2 की पावर n, यानी कि 2, 4, 8, 16 ऐसे करके होता है ना वो। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई होगी टीचर्स ने भी। तो देखो, ये वाला जो कंसेप्ट है 2 की पावर n,
टू की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे करके है ये। और इसमें जो भी आपको जितने भी नंबर ऑफ बाई निकालनी है, मान लो मेरे को 40 टीमों के लिए बाई निकालनी है, तो मेरे को क्या करना है, 40 से ज़्यादा टीमें चाहिए। अब छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको थोड़ा ईजी समझ आए। फिलहाल मेरे पास 15 टीम है खिलाने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो 2 की पावर n में हमको जो है जो भी नंबर ऑफ टीम दी जाएंगी उससे बड़ा अमाउंट लेना है। यहाँ पे 16 है, अगर मान लो 17 होती तो 17 के लिए हम 2 की पावर यहाँ पे 1 2 3 4 2 की पावर 5 वाला जो है लेते फिर, यानी जो कि 32 हो जाता। अब देखो यहाँ पे फिलहाल हमारा 15 टीम है, तो 16 माइनस 15 यानी कि एक बाई देनी है आपको। इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा 16 टीम में कोई बाई नहीं, जो कि 2 की पावर n में रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। और एक और चीज इसमें से पूछ सकते हैं, वो है लीग टूर्नामेंट होता है ना, 2 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट और लीग। अब लीग टूर्नामेंट के कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो बता दो। तो सेम टीम 34 टीम है मान लो, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला रहेगा n इंटू एन की n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। अब n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स है, जैसे यहाँ पे 34 है, 34 गुणा 33 और बटे 2, ठीक है 17, और इसको गुणा कर लो, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ मैचेस रहेंगे, इतने मैच वहां पे होने वाले हैं। ठीक है ना, समझ गए। ये तीनों में से कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू ही आएगा, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और इसीलिए मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्कोलियोसिस नामक विकृति किस अंग से संबंधित है। स्कोलियोसिस जो है एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, ये किससे रिलेटेड है, यह है वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड, जो कि एक्चुअली में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम, उसका टेढ़ा हो जाना, उसको जो है यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है, स्कोलियोसिस। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन, जो भी विटामिन के बारे में आपने बुक में पढ़ा है उनके सोर्सेज पता होने चाहिए, खास तौर पे विटामिन ए बी और सी। देखो पॉपुलर तो जो है, मैंने अभी तक जो एग्जाम्स देखे हैं अलग अलग क्लासेज में, जो चीज़ें हैं या तो ए के बारे में पूछते हैं या सी के, सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सी के एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, खट्टी जितनी भी चीज़ें हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। एग्जाम्पल्स देखने हैं, उसके हिसाब से अंदाजा भी लगाना है। फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में कोई खट्टी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है गवावा, अमरूद में जो है विटामिन सी पाया जाता है। अब देखो उसके लिए आपको एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो याद रहेगा, नहीं तो ये तो आपके लक के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीट एंड रीच टेस्ट किसके लिए होता है। सीट एंड रीच जो है टेस्ट होता है, तो ये कंडक्टेड होता है किस चीज़ को चेक करने के लिए, तो इसमें हम टेस्ट करते हैं। देखो होता क्या है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ये जमीन है आपकी, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे दीवार में पैर लगा लो ऐसा कुछ करके, और यहाँ पे आपको पैरों को हाथ लगा, तो इसमें जो है ऐसा सा कुछ होता है शायद ये, तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, त्वरण के नियम को भी कहते हैं, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को जो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस स्टूडेंट है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको पता है मोमेंटम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो जिनको नहीं पढ़ रहे तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मोमेंटम कहते हैं लॉ ऑफ ये एक्सेलरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड जो है डेवलप्ड कहाँ पर हुई थी। फार्टलैक प्रशिक्षण किस देश में विकसित हुआ, तो ये हुआ था स्वीडन के अंदर। ये जो है ना, इसके ऊपर ये फार्टलैक ट्रेनिंग जो मेथड है, इसको डिटेल में कर लेना। एक दो और है शायद, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, 3 है ये टोटल में, जो भी नाम मेरे को भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट ये तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, खास तौर पे फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड। इसमें से बहुत क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आएगा, छोटा है बड़ा है, बट आने के चांसेस इस टॉपिक से ज़्यादा हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। तो फिलहाल हमारा इसका आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान भरना है। खालिस्तान को विशेष ओलंपिक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, स्पेशल ओलंपिक फाउंडर कौन है यहाँ पे, तो वो है यूनिस केनेडी श्राइवर। इसकी स्पेलिंग दिखा देता हूँ आपको, अगर ध्यान नहीं हो या बुक में ना मिले आपको, EUNICE यूनिस, और KENNEDY कैनेडी, और फिर है श्रीवर SHRIVER श्रीवर। हिंदी वाले भी देख लो, कहीं हिंदी में तुम गलत सलत टेप दो, अगर एग्जाम में आ गया यूनिस कैनेडी केनेडी श्राइवर, ठीक है, ऐसे करके लिखना। इंग्लिश वाले ऐसे लिख देना, हिंदी वाले ऐसे। देखो ये काम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हाँ, एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी आएगी, टेंशन मत लेना। कहीं तुम सोच रहे हो कि सर आई नहीं वीडियो, कहाँ रह गई। काम कर रहे हैं यार, किताब हमको खुद पढ़नी पड़ रही है पहले तो पूरी फिर कुछ बना पाएंगे ना। उसके बाद है स्प्रेन इज इंजरी ऑफ। स्प्रेन किसकी इंजरी है, लीगामेंट की इंजरी है।
लिगामेंट हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं लिगामेंट को, शायद लिगामेंट ही बोलते होंगे। देखो स्प्रेन यहाँ पे है ना, स्प्रेन और स्ट्रेन दो टाइप की इंजरी है ना, तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। स्प्रेन की इंजरी क्या होती है और स्ट्रेन की इंजरी क्या होती है, किसकी वजह से होती है, कहाँ पर होती है, वो चीजें। फिल इन द ब्लैंक जो है अकेला आसन है जिसको भोजन के बाद किया जा सकता है, अकेला आसन है वो है वज्रासन। कौन सा आसन है, वज्रासन, वज्रासन, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे VAJRASANA, वज्रासना, ए लिखते हैं लास्ट में तो पता नहीं क्यों लिखते हैं, लेकिन वज्रासन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंट्राम्यूरल गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। वट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल एक्टिविटी। देखो इंट्राम्यूरल जो एक्टिविटी होती है, अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हर एक स्टूडेंट को ये देता है। उसके साथ में ये जो है लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है स्टूडेंट में, और भी काफ़ी सारे पॉइंट आप इसके बारे में पढ़ सकते हो बुक से, तो यही सारे पॉइंट आपको बताने। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट बता देना, 1 पॉइंट में भी काम चल जाएगा अगर पॉइंट की लेंथ अच्छी है, लेकिन 2 पॉइंट बताना मेरे हिसाब से, तो जितने भी मार्क्स का है पॉइंट में है आंसर तो एक्स्ट्रा पॉइंट बता देना तो अच्छा रहता है। उस विकृति का नाम बताना है, डिफॉर्मिटी के बारे में बताना है जिसके लिए घुड़सवारी बहुत उपयोगी है, हॉर्स राइडिंग इज वेरी यूजफुल। वो होती है टांगे टूटी सी, ऐसे वाली जो है टांगे होती हैं, इसको जो है बोलते हैं नोकनी, घुटने ऐसे टक टक ऐसे करते हैं, वो मतलब टेढ़े हो रखे हैं, आपका शरीर ऊपर सीधा है, घुटने ऐसे हो गए, आपकी टांगे जो है अंदर की साइड झुकी हुई है ऐसे करके, तो उसके लिए जो है हॉर्स राइडिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताई जाती है। हिंदी में मेरे को नहीं पता क्या बुलाते हैं इसको, इंग्लिश में नोकनी बुलाते हैं, क्योंकि यार देखो मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत रहती है हिंदी मीडियम में भी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची अस्थि भंग से कौन सा प्रभावित होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसको होता है, वो होता है छोटे बच्चों को। कितने छोटे बच्चों को, जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं उन सभी को जो है वो इससे प्रभावित होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी कि नाजुक हड्डी बुलाते हैं ना बच्चे की, कहीं भी तुम जैसे हाथ की हड्डी होती है यहाँ पे पूरी, यहाँ पे उंगली है, ये जो है कोहनी है, तो यहाँ पे बीच में से हड्डी क्रैक हो जाती है बहुत बार, तो वो जो है इस वजह से बुलाते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी कच्ची हड्डी है और वो टूट जाती है किसी भी छोटी मोटी चोट की वजह से भी, तो वो होती है ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। उसके बाद में आपको दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन AR टाइप के, असर्शन और रीजन, इसको अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना, शांति से अटेम्प्ट करना क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इंग्लिश में कराऊंगा क्योंकि इंग्लिश में मैं प्रेफर्ड हूँ, हिंदी में भी समझ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों में करा लेंगे हम, ठीक है। इन नोकनी डिफॉर्मिटी अवर नीज टचेज ईच अदर वाइल स्टैंडिंग, ये बोल रहे हैं कि नोकनी जो है ना एक ऐसी बीमारी है, कह सकते हो कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दोनों घुटने आपस में टच हो जाते हैं, ठीक है ना, टच ईच अदर, ये दोनों घुटने, मतलब नोकनी के बारे में मैंने बताया था ना, वो वाला टूटी टांगों वाला टाइप का जो होता है, तो वो जो है ये जो बीमारी जिसके लिए हम हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें घुटने जब हम खड़े होते हैं तो वो टच हो जाते हैं। क्या ये बात सही है, सही है। आपको बस यही देखना है, 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, असर्शन और रीजन, पहले दोनों को देखो, दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई सी गलत है। अगर दोनों सही है फिर देखना है सही व्याख्या है या फिर सही व्याख्या नहीं है, मतलब इसका रीजन जो है सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नोकनी विकृति में खड़े होते समय घुटने, हमारे घुटने एक दूसरे को छूते हैं, और इसका कारण इन्होंने दिया है नोकनीज हमेशा व्यायाम की कमी से होता है, कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते और इस वजह से हमको नोकनी हो जाता है। ये किसने बोला, ये गलत बात है, झूठे कहीं के, नोकनी एक्सरसाइज की कमी से नहीं होता, हो जाता है, बस इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, तो यहाँ पे फिलहाल जो है हमारा आर गलत है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, शक्ति के विकास के लिए आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण किया जाता है, सहन क्षमता के विकास के लिए फार्टलेग प्रशिक्षण किया जाता है। इनके यहाँ पे 2 प्रशिक्षणों की बात कर रहे हैं, एक है आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग इज कैरिड आउट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ये बोल रहे हैं हमको कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है हम करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, किसकी डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ की। क्या बात सही है, बिल्कुल। उसके बाद देखना है रीजन, रीजन में बोल रहे हैं कि फार्टलेग ट्रेनिंग इज कैरिड आउट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेमिना एंड्योरेंस, क्या ये बात सही है, यस
दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब हम अगर बोलें कि भैया यहाँ पे तो देखो इन्होंने बोला आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग कर रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ये अपनी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये अपनी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन भाई आपस में रीजन कहाँ बन रहा है। हम पहली बात तो सवाल किस पे उठाए, हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग क्यों करते हैं, ये बोल रहे भाई फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसलिए हम इसको करते हैं। कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ, ये कोई रीजन थोड़ी ना हुआ, ये पॉइंट सही है लेकिन रीजन सेटिस्फाइड नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन इनका नहीं बन रहा है। ए इज राइट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये दोनों राइट है वैसे, लेकिन यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि आर गलत है, अगर आर गलत होगा तो ऑप्शन ए जाएगा हमारा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीग टूर्नामेंट को सबसे अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है। दो टाइप के टूर्नामेंट है, लीग, नॉकआउट। तो सबसे बढ़िया कौन सा है, लीग। क्यों बढ़िया है, क्योंकि भाई बहुत लंबे टाइम तक चलता है, सबके लिए बढ़िया है, मैं बताऊंगा क्यों है। इसमें केवल कारण दे रखा है, इसमें केवल योग्य या सक्षम टीम ही जीत हासिल करती है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल। तो दोनों बात सही है। अगर हम बोले अब कि लीग टूर्नामेंट को सबसे अच्छा टूर्नामेंट हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सही टीम जीतती है, यही तो बात है जो हम जानना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं। तो ये जो है इसकी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब पढ़ोगे क्वेश्चन को आपको तब जाके ये समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन ऑप्शन में देखो क्या बैंड बाजार किया, बड़े हरामी यार ये लोग। तो इन्होंने सैंपल पेपर में कुछ गांजा वांजा फूक लिया मुझे लग रहा है। देखो ऑप्शन पढ़ो, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बात तो यही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए इज राइट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई रहन दो यार बोर्ड वालों, इतनी गलती तो मत करो। देखो यहाँ पे जो है इन्होंने ऑप्शन ही ऊपर नीचे कर दिया, चौथा ऑप्शन तीसरा, तीसरा चौथा ऐसे कर दिया। बट इसमें अगर इंग्लिश मीडियम में देख रहे हो तुम तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और इसमें जो है हिंदी मीडियम में तीसरा होगा। देखो फाइनल एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं मिलेगी, कहीं तुम सोचो फाइनल में भी मिलेगी। सैंपल पेपर में इतनी मेहनत नहीं करते बोर्ड वाले कभी भी, तो इसीलिए हो जाता है ऊपर नीचे कई बार, ठीक है। तो हमारा सही एक्सप्लेनेशन है। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो लीग टूर्नामेंट होता है एक तो उसमें मैचेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने काउंट किया, जैसे अगर हमको 9 टीम के नॉकआउट टूर्नामेंट कराने हैं, सीधे नॉकआउट टूर्नामेंट कराने, तो थोड़े से मैचेज होंगे, 8 मैच में खत्म, है ना। लेकिन अगर लीग टूर्नामेंट कराएं तो मैच पता नहीं कितने सारे हो जाएंगे, है ना। कितने होंगे, 9 गुणा में 8 और बटे 2 4, 9 चौके 36, इतने सारे मैचेज होंगे। और इतने मैचेज में भाई पब्लिक को मजा आएगा देखने में, क्योंकि लंबा चलेगा मैच, बहुत दिनों तक चलेंगे। दूसरा, जो कंपनी होस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है, उसको भी तो प्रॉफिट होगा, उसकी भी तो कमाई बढ़िया होगी। और तीसरा, सबको मजा आ रहा भाई, पैसा पैसा, और खिलाड़ियों को भी मजा आ रहा है क्योंकि रोज की रोज अवार्ड मिल रहे हैं, और सही टीम ही जीतेगी क्योंकि उनको बार बार मौके मिलेंगे जीतने के लिए। तो ये ऐसा कुछ रहेगा हमारा। देखो मैंने थोड़ा डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला था वीडियो को ध्यान से देखना समझना, ताकि आपको जो है हेल्प मिले और सारी चीज़ें क्लियर होती चलें। उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, एक ये जो है ना एक्चुअल में एक डाइट प्लान होता है जो कि एथलेटिक की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेते हैं, जैसे कि जिम वाले प्रोटीन श्रोटीन लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो वैसे जो है इसको हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बुलाते हैं, किसी गेम की जो है को कह सकते हो एथलेटिक की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए गेम में पार्टिकुलर। डिस्क्राइब फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इन ब्रीफ। ब्रीफ के अंदर बता दो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में। ये मेथड बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, काम का मेथड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब 4 सेट आएंगे आपके, ध्यान रखना, ABCD 4 में से किसी न किसी सेट में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 1 में हो सकता है, सारों में, बट ये वाला जरूर मिलेगा, इसको करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से तुम क्या समझते हो। फर्स्ट एड सबको पता है भाई, चोट लगी और पट्टी मार दो, जुगाड़बाजी वाली पट्टी यार, परमानेंट तुम ऑपरेशन नहीं कर रहे वहाँ पे, जुगाड़बाजी वाली पट्टी जो है उसको हम फर्स्ट एड बुलाते हैं, इमरजेंसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में बताना है आपको, डेफिनेशन वगैरह रटी होंगे आपने। राइट एनी 2 डिफरेंसेज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। अब देखो ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल चेंज होता है। ग्रोथ जो है एज के जो है एक सर्टेन एज तक चलती है, उसके बाद में रुक जाती है, जैसे 19 साल 18 साल के आसपास तक तो बढ़ते रहता है हमारा शरीर, बायोलॉजिकल चेंज है ये। और उसके बाद में हमारा शरीर बढ़ना रुक जाता है, नहीं तो हम डायनासोर नहीं बन जाएंगे। अब उसके बाद में
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है हमारे बिहेवियरल चेंज के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये जो डेवलपमेंट है ये हमारी पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। हम बचपन से जो है अपने आप में विकास करते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं। पहले मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, अब मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, हो सकता है आगे मुझे कुछ और भी आ जाए। ये ऐसे चलता रहेगा, ये डेवलपमेंट कभी रुकने वाला नहीं है अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है, और दो अंतर बताने हैं, दो अंतर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं BMI। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। करा दे रहा हूं, वैसे क्वेश्चन को दिक्कत नहीं आएगी आपको। BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसका फार्मूला हमको लिखना है। पहले तो BMI की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या क्या होता है वो चीज बतानी है। उसके बाद में फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स का? बॉडी का मास, ठीक है, बॉडी का मास, जो भी मास है, मान लो मेरा वजन है 70 kg, ठीक है, वैसे ज़्यादा ही है लेकिन कोई ना। अब जैसे मेरा वेट है, ठीक है, फिलहाल वो बॉडी का मास है, और अपोन में जो है यहाँ पे हमको नीचे लिखना है हाइट का स्क्वायर, जो भी हाइट है उसका स्क्वायर करना है। जैसे मान लो मेरी हाइट है 6 फीट की, तो 6 का स्क्वायर करना है। तो इस हिसाब से आपको करना है, और ये रहेगा BMI का फॉर्मूला। अब यहाँ पे और भी एड ऑन चीज़ें बता देता हूँ, ये इतना सा ही लिखना है आपको। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल वेबल दे रखी है जिसके हिसाब से स्टैंडर्डली BMI बता रखा है 18.5 से लेके 25 के बीच में, 25 के बीच में अगर आपका BMI आ रहा है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अगर नीचे आ रहा तो बेकार है, ऊपर जा रहा तो भी बेकार है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ऊपर जाएगा तो तुम ज्यादा मोटे हो रखे हो, नीचे हो तो तुम कुपोषण के शिकार हो। तो अपना BMI कैलकुलेट करते हैं, इसकी वजह से, इसकी मदद से ये चीजें होती है कैलकुलेटर टाइप की। मतलब ये एवरेज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया देता है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नो बाय फूड इंटॉलरेंस। खाद्य असहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? हम लोग खाना खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाना हमारा पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वही दिक्कत है। व्हेन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट अ पर्टिकुलर फूड, उसी को हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप डिटेल में अच्छे से कर लेना, मैंने सिंपल बता रहा हूँ आपको आसानी से, ताकि तुमको याद आ जाए कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बुक से आपको करने हैं। इस वाले पेपर के जितने टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। और एक और चीज, इस वाले पेपर की आंसर की बोर्ड ने दी है, लेकिन इस पेपर की नहीं दी है। मुझे नहीं पता भाई, मतलब बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही पोपट काटा जा रहा है। बाकी जो क्लासेज है ना उनके साथ भी यही हाल है। फिजिकल एजुकेशन में पेपर कुछ और दे दिया, आंसर की कुछ और दे दी, लेकिन मैं आपको बताता हूं आंसर की के अंदर आपको क्वेश्चन और उसके साथ में उसका आंसर दे रखा है। वो वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, आंसर की का भी लिंक और साथ में उसका लिंक मैं दोनों इकट्ठे डाल रहा हूँ वेबसाइट पे। वहां पे जो है मैं लास्ट में विजिट करके बता दूंगा कैसे कहाँ से होगा। इसमें जो है आंसर की वाला जो पेपर है, पेपर ही एक्चुअल में वो, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं बोर्ड ने, और साथ में ये वाले क्वेश्चन, इनको जरूर करके जाना। इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बना रखे सारे के सारे। वट आर द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, गिव एन एग्जाम्पल। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कौन सी होती है? ये वो एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की मदद से जो है अप्लाई करते हैं, और एक स्पेसिफिक मसल को जो जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड, मतलब कह सकते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन जिसके अंदर दिखाई पड़ता है एक्चुअल में, उसको हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि वेट ट्रेनिंग हो गई, एक हाथ में डंबल उठा के भटक रहे हो तुम, तो वैसे वाली जो है, ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी है। ट्रिपल जंप हो गई, स्कीपिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, जिसमें आपकी पूरी मतलब ऐसे मसल्स जो है ना, पार्टिकुलर मसल पे पूरी पावर लग रही है और वो दिख भी रही है कि पावर लग रही है, तो वो वाली एक्सरसाइज उनको कह रहे हैं हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काइनेशियोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान। अंकी बिंदी क्यों लगा भाई? विज्ञान को परिभाषित करना है। इसको हम जो है यहाँ पे क्या कहेंगे? ये होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती है, जो एक्सरसाइज मूवमेंट होती है, उसकी पढ़ाई। और साथ में जो है ये क्यों करते हैं एक्चुअल में बताता हूँ। एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जिम कर, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे डेली लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ की पढ़ाई होती है। यानी कि शरीर में जो भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज या भटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी हम जो पढ़ाई करते हैं उसको हम कहते हैं काइनेशियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से करके जाना तुम, जो भी आपकी बुक गाइड में दे रखी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, मतलब 22वां क्वेश्चन एक्चुअली में, मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, नरम ऊतकों की चोटों का उल्लेख करो। देखो हमारे शरीर में चोट लगती रहती है, कभी हड्डी टूट गई, कभी स्किन टूट गई, कभी लिगामेंट टूट गए, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज वो इंजरी होती है जिसमें हमारी स्किन या मसल की इंजरी या लिगामेंट की इंजरी होती है, यानी कि बेसिकली जिसके अंदर हमारी हड्डी का कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी खाल उखड़ गई है पूरी, या तुम्हारी जो है मोच वोच आ गई है, वो टाइप की इंजरी होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। उनके बारे में आपको बताना है, स्प्रेन स्ट्रेन वगैरह जो भी आपने पढ़ा होगा उन चीज़ों के बारे में। और साथ में अब बुक में तो देर खा था, देखो मैं बुक के हिसाब से बताऊं, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन, इंसिएशन, ऐसे ऐसे नाम दे रखे थे। तो अगर आपने वो पढ़ रहे हो तो वो पढ़ लेना, जो भी आपको मिले आपकी बुक में इसके रिगार्डिंग वो आप पढ़ सकते हो। देखो मैं अगर अपने हिसाब से बताऊंगा फिर तुम्हें बुक में नहीं मिला और ज़्यादा दिक्कत होती है। डिस्कस ऑप्शन में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे जो कि आपको थोड़ी सी राहत प्रदान करने वाले हैं। अस्थि भंग के कारणों पर चर्चा कीजिए। फ्रैक्चर के बारे में बताना कि फ्रैक्चर जो होते हैं, हड्डी वड्डी टेढ़ी मेढ़ी टूट गया जो भी सीन होते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, रीजन बताने हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। इसमें जो है आपको पॉइंटों में लिखना है, ये कारण है, ये कारण है, वैसे करके। उसके बाद में जो है आपको आगे मिलेंगे, देखो मैं सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, मेन से टॉपिक्स में करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ऐड ऑन क्वेश्चन है, ये कह सकते हो एक टाइप से, लेकिन आपको सारे करने हैं, बुक में मिल जाएंगे, बड़े टॉपिक्स हैं इसलिए मैं इनको इतना डिटेल में नहीं करा रहा। और छोटे क्वेश्चन बुक में कभी मिल जाते कभी नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने उनको डिटेल में करा दिया है, ऐड ऑन चीज़ें बता दी आपको। और अभी जो बड़े क्वेश्चन है आप बुक वगैरह से देख लेना, कर लेना। स्पाइनल पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जिसमें आपकी हड्डी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लहरा जाती है रीढ़ की हड्डी, उसको कहते हैं ये, और इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर कारण क्या है वो बताना है, और प्रिकॉशंस क्या क्या आप कर सकते हो अपनी हड्डी को टेढ़ा होने से बचाने के लिए। लॉज ऑफ मोशन बताने, इनर्शिया विनर्शिया जो भी है वो चीज़ें। मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ के तो फिजिक्स की याद आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बचपन में के दौरान विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बचपन में हम अपना जो डेवलपमेंट है वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे ऊपर असर पड़ते हैं, वो सारी चीजें हमको एक्सप्लेन आउट करनी है। व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास करने से, एक्सरसाइज करने से कार्डियोवास्कुलर प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन, आपका जो शारीरिक ढांचा कह सकते हो, तो मसल्स का जो ढांचा है, बेसिकली मसल्स है ना हड्डियों के ऊपर, तो बोल रहे हैं कि उसमें जो है उस सिस्टम के ऊपर क्या असर एक्सरसाइज करने से देखने को मिलता है। आपके डोले का साइज बढ़ जाता है, ये वो वही सारी चीजें बतानी है, इंप्रूवमेंट होती है, एंडोरेंस बढ़ता है, वो सारे पॉइंट चिपकाने इनको तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशिक्षण के दौरान अति भार और अनुकूलन में क्या अंतर है। वट इज रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एडेप्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2 टाइप के ट्रेनिंग होते हैं, एक तो एडेप्टिव होता है, एक लोड वाला जिसमें वजन उठा के करते हैं, तो उसके बारे में बताना है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या बेनिफिट वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी करने वाली टीमों के लिए मनोविज्ञान की भूमिका का क्या वर्णन है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है कि वो, अगर आप टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हम लोग फड़क जाते हैं, डर जाते हैं भाई, तो उसकी वजह से हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली एक ऐसा कोई बंदा चाहिए जो हमको मोटिवेट करते रहे, है ना, ताकि हम डर ना जाए। तो वही चीजें हैं और उसी के बारे में आपको बताना है साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। उसके बाद आएंगे आपके पास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फैक्टर बताने हैं जो कि आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, बड़े वाले हैं सारे ये, तो ये आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इनको कर लेना आप बुक में से, गाइड में से, जहाँ भी जो भी सोर्स है आपके पास में, आंसर इनके कर लेना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार सहायक है वो बताना हमको। फिजिकल एक्टिविटी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। गोल कंधों के क्या कारण हैं, इसके उपचारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। कोज ऑफ राउंड शोल्डर जो है एक्चुअल में एक दिक्कत होती है, तो उसको कैसे हम ठीक करते हैं वो सारी चीजें बतानी आपको। डायबिटीज, जिसको हम बेसिकली हिंदी में लोकल भाषा में शुगर बुलाते हैं, शुगर हो रखा है किसी को, वो चीज़ है ये। तो ये क्या होता है सबको पता है। डिस्कस द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ, कौन सा आसन है ये, भुजांग आसन, भुनांग लिख रखा है स्पेलिंग गलत है। तो भुजांग आसन के जो बारे में हमको बताना है कि इस प्रक्रिया में जो भुजांग आसन है उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इस डिसीज को लेके।
वो बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे 30 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल आपको। 30वां क्वेश्चन है ड्रा नॉकआउट फिक्सचर फॉर 24 टीम्स। ये मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसी वीडियो में, कहीं तुम सोचो दूसरी में मिलेगा, इसमें ही समझा रहा हूँ। उसके बाद में ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें भी, व्हाट डिड प्लेट टैपिंग टेस्ट मेजर। ये जो टेस्ट है ये क्या मापता है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बतानी है। अब नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर दिखा देता हूँ कैसे बनाना है आपको, क्योंकि ये वाला जो फिक्सचर वाला सिस्टम है ये आप पहले भी बना के आ चुके हो और कुछ स्टूडेंट को अब भी समझ नहीं आता। और इस वाले क्वेश्चन, ये वाला जो है ना फिक्सचर बनाना, अब की बार भी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से करना है हमको। अब देखते हैं कैसे बनाना। मैं पूरी स्क्रीन हटा दी है, पेपर वेपर सब गायब कर दिया है। अब देखते हैं करना कैसे है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने 24 टीम, कितनी भी टीम हो 24 बोला है, 24 थोड़ी ज्यादा हो गई हमारे लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाता हूं जुगाड़ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ भी जाएंगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आई भी नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो वापिस लिखना पड़ेगा, रुको छोटा छोटा लिखते हैं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हाँ आ गई एटलीस्ट 23 24, ठीक है। आपको जो है पहले क्या करना है, ऐसे पन्ने पे पूरा एक पन्ना चाहिए, मस्त आपको जगह चाहिए होगी, 24 टीम लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ना इसमें 2 फॉर्मूले काम आएंगे। पहला है वो है बाई निकालनी, क्योंकि बाई निकालनी जरूरी है, बाई के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो बाई भी निकालनी जरूरी है। अब बाई निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था शुरू में ही वीडियो के, 2 की पावर n। अब फिलहाल जो है 24 टीम है, 2 4 8 16 और उसके बाद 32, ठीक है। अब देखो 24 टीम है हमारे पास, इससे बड़ी संख्या है 32, तो आपको करना क्या है, 32 में से जो है घटा देना है 24 को। कितने बचे, 6 यहाँ पे और 2 8 हो गए, तो हमको 8 बाई देनी है टोटल, ठीक है। बाई निकल गई। अब बाई देनी कैसे है, जितनी भी टीम है उनको आधे में बांट लो। अभी 24 है तो 12/12 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद बाई देनी है। बाई देने के लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ ताकि तुमको अलग से दिख जाए वो चीज, ठीक है। बाई देने के लिए पहली, ओ भाई ये क्या हो गया, चलो कोई ना, चलता है, दिख तो रहा कम से कम आपको। चलो देखो यहाँ पे 24 है हमारा, और यहाँ पे देखो ये पहली बाई यहाँ देनी है 24 में पे, दूसरी बाई बिल्कुल ऊपर देनी है, तीसरी बाई यहाँ पे देनी है नीचे की साइड से, चौथी बाई यहाँ पे, ठीक है। 5वीं बाई इधर की साइड, सेम प्रोसेस रिपीट करते रहो बस, 5वीं 6ठी और 7वीं और 8वीं, ठीक है। 8 देनी थी ना, 8 बाई दे दी हमने। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद जो टीम बच गई उनके मैच करा दो, ठीक है। इसका चौथे नंबर के साथ, 5वें का 6ठे के साथ, और 7वें का 8वें के साथ, 9वें का और 10वें का हो जाएगा, ठीक है। नीचे से 15-16 का मैच हो जाएगा, 17-18 का आपस में मैच होगा, 19-20 का हो जाएगा, 21 और 22 का हो जाएगा। बाकी टीम जो है इस वाले राउंड में गेम नहीं खेलेंगी, ठीक है। ये सब हो गया क्लैरिफाई। उसके बाद में जो है ये वाले राउंड में हमने बाई दिया है, ऐसा नहीं कि सब में बाई मिल गई, भाई मौज काटो तुम अब, ठीक है। उसके बाद इनका जो है आपस में मैच होगा, इनका तो मैच होगा आपस में, उसके बाद में इनका भी मैच होगा, इनका भी एक मैच होगा और इनका भी एक मैच होगा, इन दोनों टीम में, क्योंकि विनर तो एक ही रहेगी ना। दो नॉकआउट में क्या होता है, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो बाहर गया, तो वैसा होता है। अब यहाँ पे इसका, इन दोनों, ये वाली टीम है 11वीं 12वीं, ठीक है, इनका मैच हुआ, इन दोनों का एक मैच होगा, और फिर इसके बाद इन दोनों का, जो जिनको बाई मिली थी सेकंड राउंड में मैच होगा उनका। उसके बाद इनका आपस में मैच कराते जाओ, ठीक है। ये मैच हो गया। एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये नीचे वाली ऊपर वाली से कंफ्लिक्ट नहीं कर रही अभी तक। उसके बाद यहाँ पे ये टीम और यहाँ पे ये टीम, मतलब 2 डिवीजन बन जाते हैं एक्चुअल में। उनमें से जो फाइनल टीम होती है उनकी फिर आपस में लास्ट में लड़ाई होती है, और फिर जो है यहाँ पे बनता है हमारा विनर, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे कितनी भी नंबर ऑफ टीम्स दे दे, आपको क्या करना है, बाई निकालनी है,
क्या निकालनी है, बाई निकालनी है। बाई के लिए फॉर्मूला है जितनी भी आपको 2 की पावर n है, जितनी भी संख्या दी गई है, कितनी भी टीम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 12 15 16 18, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल 2 की पावर n लगा दो। ऐसे याद नहीं होता, देखो ज्यादा बड़ी टीम नहीं देते एग्जाम में, क्योंकि छापना है तो पेपर छोटा ना पड़ जाए। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 32 तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, उससे नीचे ही रहते हैं एक्चुअल में। तो आपको ये याद कर लो, या तो 2 4 8 16 और फिर 32, ठीक है। तो इसको जो है ना ऐसे मान लो तुमको 2 की गुणा करते चलना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ऐसे करके याद कर लो। कैसे 32 दूनी 64 हो जाएगा, फिर वैसे ही है, सेम जो प्रोसेस है ना वही है ये। 32 दूनी 64, अगर उससे आगे 32 से आगे टीम मिल गई तो 64 भर देना, उससे 64 में से घटाना है, फिर उसमें जितनी बाई मिलेंगी वो इस हिसाब से देना है। मैंने नंबर आपको देके दिखाए हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। बाई देते टाइम गड़बड़ मत करना, यहाँ पे सारी चीजें हाईलाइट करना, बाई 1 बाई 2 बाई 3। और बाई देखो मैंने तो ऐसे लिख दिया आपके लिए, आगे की साइड लिखना है, जैसे नंबर दोगे ना उसके आगे लिखना है बाई 1, जहां जिसको भी दे रहे हो 2 3 4, ऐसे आगे की साइड उसके लिख देना है, ब्रैकेट सी डाल के कुछ भी हाईलाइट करके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और आपका एक नॉकआउट फिक्सचर तैयार हो जाएगा, जो भी आपका जिस संख्या के लिए, टीमों के लिए वो आपको बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़ कैसे आपको करनी है। फिलहाल 24 टीम जो इन्होंने दे रखी थी उसका मैंने बना के दिखा दिया है, समझा दिया अच्छे से, गलती मत करके आना इस वाले फिक्सचर में। और बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे आपकी बुक के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, वो मैं बना दूंगा। उन पे काम चल रहा है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है यार, पढ़ना पड़ता है, टाइम लगेगा, बट हाँ बना दूंगा मैं। दोनों मीडियम के लिए कोशिश करूंगा, दोनों के लिए बना दूं, तो ताकि आप में से किसी को भी दिक्कत ना हो। अब जो है दूसरी चीज़, अगर आपको बुक वगैरह, सॉरी बुक नहीं, मतलब अगर आपको जो है पेपर वगैरह डाउनलोड करने हैं, सैम्पल पेपर इस सब्जेक्ट के, मॉडल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो है इसके लिए आपको गूगल पे जाके cclchapter.com सर्च करना है, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद इसको खोलना है, मोबाइल में खोल रहे हो 3 डंडे से मिलेंगे, उनको खोल लेना, और उसके बाद ये चीज़ें दिखेंगी आपको। मॉडल पेपर में आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, या कह सकते हो विद आंसर की, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर पुराने पेपर देखने हैं किसी सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम अपडेट करेंगे, कुछ सब्जेक्टों के हो रखे हैं अभी फिलहाल भी, काम कर रहे हैं उनके ऊपर रेगुलरली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिलहाल जो है हिंदी हो गई, फिजिक्स वगैरह 2-3 सब्जेक्टों के करे हैं हमने, और बाकियों पे काम चल रहा है, ठीक है। अगर कोई हम पेड मटेरियल लॉन्च करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेड मटेरियल में आपको जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और अच्छे से, मतलब आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाएगी इस वाले कंटेंट से। तो ये वाला कंटेंट हम सभी सब्जेक्ट का नहीं बना रहे, लेकिन जिसका भी बनाएंगे आपको एटलीस्ट हेल्प मिलेगी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इसको चेक कर सकते हो अगर आपको खरीदना वगैरह परचेज करना हो। बाकी सारे सेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली जो है बाकी सेक्शन से सीख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिजिकल एजुकेशन का पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन क्या क्या आपका रहने वाला है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।